शॉक क्या है वो ऐसे इकोनॉमिक शॉक जिसकी वजह से आज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी बुरी हालत में है। जहाँ पर कि ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 7.4% है, जो कि ऑलरेडी अपनी 2% लिमिट को क्रॉस कर चुका है। वहीं पे इंडिया में भी इसके इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जब इंडिया का इन्फ्लेशन रेट टुडे इज़ एट 6.5%, जो कि अपनी आरबीआई लिमिट ऑफ 2 to 6% को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अगर इसमें थोड़ा गौर किया जाए तो इसमें से सीरियल्स या फिर दालों में तो 16% और यहाँ तक कि मसालों में 21% तक का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इतनी वॉलेटाइल इकोनॉमी के चलते हमारा इंडियन रुपी पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले आज 10 से 11% तक गिरा। इस बढ़ते इन्फ्लेशन के चलते देश भर के सेंट्रल बैंक जैसे यूएस फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं। रेपो रेट एक वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर एक सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स या क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले शॉक से। साल 2020 की शुरुआत में ही WHO ने डिक्लेयर कर दिया था दैट इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ ग्लोबल पैंडमिक, और तभी से शुरू हुई हमारी दुनिया भर में लॉकडाउन की चेंज। जहां लॉकडाउन की वजह से हमारी काफ़ी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज बंद हुई, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आए, जिसकी वजह से हमारे कमोडिटी प्राइसेस में राइज देखने को मिला। जैसा कि आप लोग इस ग्राफ ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन में देख सकते हैं कि साल 2020 की शुरुआत में ही हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% और आरबीआई लिमिट को क्रॉस कर गया था, और ये हायर इन्फ्लेशन रेट तकरीबन एक साल तक चला। उसके बाद ये काफ़ी नॉर्मल हो गया था और 2022 के बाद ये फिर से राइज करा। अब इन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए या मार्केट में कैश फ्लो या क्रेडिट सप्लाई बनाए रखने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने एक फैसला लिया जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी लूजनिंग। इस मॉनेटरी एक्शन में देश भर के सेंट्रल बैंक जैसे यूएस फेडरल बैंक, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट जिस पर वो बाकी बैंकों को लोन सप्लाई करते हैं वो काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे बैंक हम बोरोवर्स को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, काफ़ी बिजनेसेस को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन सैंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग लोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन क्रेडिट कंडीशंस में आसानी की वजह से मार्केट में कैश फ्लो या क्रेडिट सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इकनॉमी में बूस्ट देखने को मिलता है। कभी कभार इस मॉनेटरी एक्शन में उनकी कंडीशन को थोड़ा और ईज करने के लिए लोन की रीपेमेंट साइकिल को भी बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वापस पैंडेमिक के केस पे। पैंडेमिक की वजह से हमारी ग्लोबल इकनॉमी पे काफ़ी बुरा असर देखने को मिला, जिसकी वजह से पैंडेमिक के कुछ ही महीनों में हमारे यूएस फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट या फेड रेट्स 4 से 0% तक किए। यस, 0%, जिसकी वजह से आरबीआई को भी अपने इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट घटाने पड़े। अब इन आसान लोन कंडीशंस या कम इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारे एमएसएमईज़ और बिजनेसेस को काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू पैंडेमिक ईयर ऑफ 2020। बट मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेडिट सप्लाई या कैश फ्लो होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर या चीज़ों को ख़रीदने की क्षमता बढ़ गई, और यही परचेजिंग डिमांड्स आज भी हमारे हायर इन्फ्लेशन का कारण है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट अब घटाने के बजाय बढ़ाने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी टाइमलाइन के साथ। तो साल 2020 से शुरू हुआ पैंडेमिक का असर हमारी ग्लोबल इकनॉमी पे साल 2021 तक के कुछ शुरुआती महीनों तक भी रहा, बट सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी एक्शंस और सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव के कारण हमारी ग्लोबल इकनॉमी रिकवरी फेज़ में गई, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल ईयर 22 में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। जैसे ही हमारी ग्लोबल इकनॉमी इस रिकवरी फेज़ में थी, वैसे ही 2022 साल की शुरुआत में हमारी इकनॉमी को लगा दूसरा झटका, विच इज़ ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और वापस से डिस्टर्ब हुई हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन। चलिए बात करते हैं हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। तो रशिया का इतना ज़्यादा सरफेस एरिया या जोग्राफिकल एरिया होने की वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि उसको एक्सपोर्ट बिजनेस में मदद करते हैं। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं एनर्जी जैसे क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, जो यूरोपियन नेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होते हैं। फर्टिलाइजर में यूज़ होने वाले केमिकल्स, मेटल्स जैसे टंगस्टन, वीट। रशिया इज़ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, और ज्वेलरीज। अब रशिया का 40% से ज़्यादा रेवेन्यू या एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सप्लाई ऑफ दीज एनर्जीज। अब जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे वॉर स्ट्राइक की, वैसे ही यूएसए और यूरोपियन नेशंस ने रशिया पे लगाए इंटरनेशनल सैंक्शंस या पेनल्टीज़ फॉर ब्रेकिंग द इंटरनेशनल लॉज। अब इन इंटरनेशनल सैंक्शंस या पेनल्टीज़ के तहत वेस्टर्न नेशंस जो रशिया से ऑयल और कोल इंपोर्ट करते थे, उन पर रोक लगाई गई, जो कि मेजर फंडिंग था फॉर रशियन वॉर। यही नहीं, रशिया के कुछ बैंक्स जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते थे
और रशिया को उनसे फॉरेन करेंसी सेटलमेंट में काफ़ी मदद मिलती थी, उनको भी ग्लोबली डीलिस्ट किया गया। रशिया की कुछ फ़्लाइट्स जो कि यूएसए, यूके, कनाडा इन सब में थी, उन पर भी बैन लगाया गया। अब इनकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस पे हमें काफ़ी असर देखने को मिला। अब रशिया के इन सैंक्शंस के रिस्पांस में रशिया ने अपने 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो वो एक्सपोर्ट करता था उस पर रोक लगाई, जिसकी वजह से एक ग्लोबल इकनॉमी पे काफ़ी असर देखने को मिला। उन प्रोडक्ट्स में से जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है फर्टिलाइज़र में यूज़ होने वाले केमिकल्स। अब उन केमिकल्स का रशिया से ना आने की वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी या यील्ड पे काफ़ी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से ग्लोबली फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और ग्रेन्स के प्राइसेस काफ़ी राइज करे। अगर हम इस ग्राफ से देखें जो कि उठाया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ चैप्टर 1, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि अराउंड Feb 22 के अराउंड शुरू हुआ था, तो तभी से हमारे कमोडिटी के प्राइसेस में काफ़ी राइज देखने को मिला। इन कमोडिटीज़ में मेजरली एनर्जीज जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फर्टिलाइजर में यूज़ होने वाले केमिकल्स, बेस मेटल्स और फूड प्रोडक्ट्स में काफ़ी राइज मिला। हालांकि इन ग्लोबल सैंक्शंस की वजह से इंडिया के ट्रेड पे ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, और जनवरी 2023 में तो इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई रशिया से आया, देन इराक, देन सऊदी। तो अभी हमने देखा कि इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस की वजह से हमारे कमोडिटी के प्राइसेस किस तरह से राइज करे, और ये एड ऑन साबित हुआ हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन पे, जो कि आया था पैंडेमिक के वक्त ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, लोअर इंटरेस्ट रेट एंड हायर क्रेडिट सप्लाई। अब ग्लोबली इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के कारण सेंट्रल बैंक्स ने फैसला किया तो रोल बैक और पुल बैक मनी फ्रॉम द मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट। तो आइए समझते हैं कैसे इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को अपने नॉर्मल या रेगुलेटेड लेवल्स पर लाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई अगर अपना रेपो रेट बढ़ाता है, तो जो दूसरे बैंक्स जो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स या क्रेडिट बोरो करते हैं, उनको भी अपना लोन्स पे जैसे होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, इन पे भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से बोरोवर्स, एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस लोन की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। मार्केट में कैश फ्लो या क्रेडिट सप्लाई कम होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर या डिमांड कम हो जाती है और कमोडिटी के प्राइसेस अपने नॉर्मल या रेगुलेटेड लेवल्स पे आना शुरू होते हैं। तो जैसा कि आप इन दोनों ग्राफ्स में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में है हमारे यूएस के फेड रेट जो 2022 से पहले नियर टू 0% थे अराउंड द टाइम ऑफ पैंडेमिक, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू करे अराउंड 5 to 6%। और राइट हैंड साइड में हमारे इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो 2022 से पहले पैंडेमिक के वक्त अराउंड था 4%, और उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करा एंड इट इज़ अराउंड नियर टू 6.5% नाउ। अब ग्लोबली इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के कारण सेंट्रल बैंक्स ने जो मॉनेटरी एक्शंस लिए और उनका असर जो इन्फ्लेशन पे आया उसमें काफ़ी टाइम लग आया। इंडिया में तो बढ़ते हुए रेपो रेट का असर नवंबर 2022 में पड़ा, जब इन्फ्लेशन रेट अपने आरबीआई लिमिट ऑफ 6% के अंदर आया। अब इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट और सरकार और सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से हमारी इकनॉमी में शुरू हुए कुछ सीरीज़ या चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी को लगा थर्ड शॉक। तो आइए बात करते हैं हम इन इवेंट्स की। जब कभी इकनॉमीज हमारी वीक या वॉलेटाइल होती हैं तो ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल एडवांस इकनॉमी जैसे यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके सेफ होने की वजह से। तो यही हुआ हमारे इस केस में भी। अब इतने ज़्यादा फेड रेट की वजह से यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उन्होंने अपना इमर्जिंग इकनॉमी जैसे इंडिया में से अपना कैश रोल बैक या पुल बैक कर लिया टू इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड्स। अब यूएस में इतना ज़्यादा कैश फ्लो होने की वजह से यूएस का डॉलर स्ट्रांग हुआ एज़ कम्पेयर टू रुपी, और पिछले एक साल में तो रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 10 से 11% तक गिरी है। अब इस लोअर वैल्यूएशन ऑफ रुपी के कारण हमारे इंपोर्ट के एक्सपेंस बढ़ गए एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, और हमारे इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला। रिसेंटली यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक भी कोलैप्स किया, जिसका मेजर रीज़न है यूएस के बढ़ते हुए फेड रेट। अब इस वीक या फेलिंग बैंकिंग सिस्टम की वेव इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पर भी दिखी। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कुछ साइन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से मैच करते हैं। अगर ऐसा है तो हमारी इकनॉमी को रिकवर होने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। जानकारी के लिए इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
अप्रैल की फर्स्ट वीक में डिसाइड करेगी कि उसको आगे के रेपो रेट बढ़ाने हैं या कम करने हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। बट एसबीआई की रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई को अपने और आगे रेपो रेट नहीं बढ़ाने चाहिए और उन पर पॉज लगा देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आरबीआई अपनी अगली मीटिंग में रेपो रेट बढ़ाएगी या घटाएगी, या रेपो रेट बढ़ाना ही सॉल्यूशन है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? जवाब इस कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए। एंड